एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में हरी, उसकी पत्नी मीरा और उनका एक बेटा राहुल रहता था। राहुल के माँ बाप बड़े ही लालची थे। वो राहुल के लिए एक अमीर लड़की ढूंढ रहे थे, पर राहुल हमेशा से एक सुंदर लड़की चाहता था। अरे कल कमला मौसी का फोन आया था। वो अपने राहुल के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बता रही थी। लड़की अमीर घर की होनी चाहिए, उनको पहले ही बोल दो। अरे मैंने पहले ही पूछ लिया है, लड़की इकलौती है और खूब अमीर घर से है। चलो फिर उनसे बात कर लो और मिलने के लिए बोल दो। अगले दिन सब तैयार होकर लड़की देखने जा ही रहे होते हैं कि तभी राहुल का जरूरी फोन आ जाता है। अरे बेटा क्या हुआ, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अरे बाबूजी, एक जरूरी फोन आ गया है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है तुम जाओ। राहुल के माँ बाबूजी अकेले ही लड़की देखने चले जाते हैं। लड़की वालों के घर में घुसते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह जी, देखो तो घर कितना सुंदर है। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ लड़की के माँ बाप उनका बड़ा ही अच्छा स्वागत करते हैं। अरे अब बहुत हुई खातिरदारी, चलो अब अपनी बेटी को भी बुला लो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अभी पूजा को बुलाती हूँ। पूजा की माँ पूजा को लेकर आती है, पर पूजा को देखते ही हरी और मीरा की शक्ल उतर जाती है। पूजा एक बौनी लड़की होती है और राहुल तो अच्छा खासा लंबा होता है। अजी ये तो बौनी है, बौनी। अरे भाग्यवान, तुम अभी चुप रहो, कोई सुन लेगा तो। पूजा उनके सामने आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर सब बातें करते हैं। देखिए, हमारी एक ही लड़की है और कोई बच्चा नहीं है। हमारे पास जो भी है हमारे बाद सब इसी का है। वैसे आपका बेटा नहीं आया, वो भी तो पूजा को पसंद कर लेता। अरे हमारी पसंद ही उसकी पसंद है। पूजा और उसके परिवार वाले बड़े ही खुश हो जाते हैं। राहुल के माँ बाप जैसे ही घर वापस आते हैं तो राहुल की माँ उसके बाबूजी से बोलती है, अजी आपने रिश्ते को हाँ कैसे कर दी? लड़की बौनी है, बौनी, और आपको तो पता है राहुल को एक सुंदर और लंबी लड़की चाहिए। कैसी बेकार की बात कर रही हो तुम? वो लोग कितने अमीर हैं, पता है ना? लड़की बौनी है ये बात हम उसे बताएंगे ही नहीं। जब शादी होगी तब की तब देख ही जाएगी। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन भी आ जाता है। पूजा जब मंडप पर आती है तो उसने ऊंची हील की चप्पल पहनी होती है ताकि उसके पति को उसके छोटे कद की वजह से शर्मिंदगी ना हो। इस वजह से उसका कद छोटा नहीं दिखता और उसका चेहरा भी घूंघट में छुपा हुआ होता है। शादी भी आराम से निपट जाती है, पर शादी के बाद जब पूजा अपना घूंघट उठाती है और अपनी हील वाली चप्पल उतारती है तब राहुल को साफ साफ दिख जाता है कि पूजा तो एक बौनी है। हे भगवान, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी शादी एक बौनी से हो गई है। माँ, बाबूजी, पूजा के माँ बाप ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरे माँ बाप ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया, चाहे आप अपने माँ बाबूजी से पूछ लो। क्या ये सच बोल रही है माँ? बेटा वो मैं चलो बेटा अंदर चलकर मैं सब बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। राहुल उसी वक्त घर से बाहर चला जाता है। पूजा को बहुत दुख होता है, वो बेचारी अकेले कमरे में बैठी रोती रहती है। राहुल अगले दिन वापस आता है। पूजा राहुल से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर राहुल उसे हर बार दुत्कार देता है और कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी? एक दिन पूजा के माँ बाप का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसमें वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। ये बात जैसे ही पूजा के सास ससुर को पता चलती है, वो पूजा से नफरत करने लगते हैं। एक दिन वो पूजा को एक बड़े से बैग में बंद करने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप कर समझी, और अब तेरे माँ बाप भी कंगाल हो गए हैं, तू किसी काम की नहीं रही। माँ जी मुझे छोड़ दो माँ जी। उसके सास ससुर उसे बैग में बंद कर देते हैं और घर के पीछे गड्ढा खोद कर उसमें दबा देते हैं। पूजा की दम घुटने से मौत हो जाती है। जब राहुल वापस आकर पूजा को घर में नहीं देखता तो अपने माँ बाप से उसके बारे में पूछता है। बेटा वो उसकी माँ बीमार है ना, तो वो कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने गई है। अच्छा ठीक है माँ। अगले दिन जब राहुल अपने कमरे में शीशे के आगे खड़ा तैयार हो रहा होता है तभी उसे शीशे में एक बौनी चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देख वो घबरा जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। अभी मेरे पीछे एक चुड़ैल थी, तो फिर अचानक से गायब कैसे हो गई? शायद ये मेरा वहम हो। राहुल उस बात को नजरअंदाज कर देता है, पर वो बहुत ही डर जाता है।
वो इस बारे में किसी से कुछ कहता भी नहीं है। अगले दिन राहुल की माँ कमरे में सो रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसकी रसोई में कोई बर्तन धो रहा है। वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ बॉनी चुड़ैल बर्तन धो रही होती है और राहुल की माँ की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आओ ना माँ जी, मेरी मदद कर दो। देखो ना, मैं ऊपर तक पहुँच ही नहीं पा रही। मैं क्या करूँ अब? चुड़ैल, अजी अजी सुनते हो? यहाँ चुड़ैल है, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। राहुल की माँ वहाँ से भागती है, पर उसे घर के हर कोने में वही चुड़ैल खड़ी दिखती है। वो यहाँ से वहाँ भागने लगती है पर चिल्लाती रहती है, कोई बचाओ मुझे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं माँ जी। मैं आपकी बहू हूँ पूजा और अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जाओ यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ दो, हम सबका पीछा छोड़ दो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला नहीं लूंगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चुड़ैल इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद राहुल की माँ सारी बात राहुल के पापा को बताती है। अरे ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, तुम बस उस पूजा के मरने से डर गई हो, इसलिए तुम्हें वो दिखाई देती है। हाँ। राहुल के पापा उसकी माँ की बात पर यकीन नहीं करते। अब रोज वो चुड़ैल कभी राहुल को दिखाई देती है और कभी उसकी माँ को। फिर एक दिन राहुल घर वापस नहीं आता। राहुल के माँ बाप बड़े ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ? राहुल का कुछ पता नहीं चला क्या? अरे तुमने सही कहा था, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी और आपने मेरी बात नहीं मानी। इसी ने हमारे राहुल के साथ कुछ किया है। बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने। मैंने ही राहुल को एक बैग में बंद करके घर के पास दफना दिया है, जैसे तुमने मुझे किया था। चुड़ैल इतना कहकर गायब हो जाती है और अब इसके बाद राहुल के माँ बाप जल्दी से पूरे बगीचे की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अरे इतने बड़े बगीचे को खोदना हमारे बस की बात नहीं है, और तब तक देर ना हो जाए, हमें मजदूर बुला लेने चाहिए, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो लोग बहुत सारे मजदूरों को बुला लेते हैं और खुदाई करना शुरू करवा देते हैं। पूरा बगीचा खुद जाता है पर उसमें कहीं राहुल नहीं मिलता, लेकिन वहाँ एक मजदूर को एक बड़ा सा बैग जरूर दिखता है। वो उस बैग को खोलता है तो उसमें पूजा की लाश होती है। अरे भाइयों, जरा इधर आओ, ये देखो, इसमें तो किसी की लाश है। अरे हमें जल्दी से पुलिस को खबर करनी चाहिए, वरना हम फंस जाएंगे। हाँ। वो मजदूर पुलिस को खबर कर देते हैं और पुलिस उनके घर आ जाती है। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। चुपचाप सच बोल दो, वरना तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूंगी। बस उसकी कुछ ही सांसें बची हैं। नहीं, उसे मत मारो, हम बताते हैं। साहब जी, हमने ही गलती से अपनी बहू को बैग में बंद करके बगीचे में दफना दिया था, हमसे भूल हो गई। इतने में वहाँ राहुल आ जाता है। क्या माँ, आप लोगों ने पूजा के साथ ऐसा किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा माँ। तू जिंदा है मेरे बेटे? मत बोलो मुझे बेटा, मुझे रोज पूजा की आत्मा दिखती थी जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं वही पता करने उसके माँ बाप के पास गया तो पता चला पूजा कभी वहाँ गई ही नहीं, और आपने मुझे बोला कि वो अपने घर गई है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। आज जब सच सामने आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया था। छूट, मेरे लिए किया होता तो मुझे पता होता। आपने अपने लालच में मार डाला उसे, क्योंकि उसके माँ बाप करीब हो गए थे। मैं पूजा को पसंद करने लगा था, पर जब मैं उससे ये बात बोल पाता तो यहाँ मुझे वो मिली ही नहीं। आप अभी के अभी इन दोनों को ले जाओ और इनको इनके किए की सजा दो।
राहुल के माँ बाप चिल्लाते रह जाते हैं, पर पुलिस उनको ले जाती है। उसके बाद राहुल अकेला घर में बैठा रोता रहता है। काफी रात हो जाती है तो उसे खिड़की के बाहर पूजा दिखती है। आज जो तुमने मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी चीज थी, मुझे इंसाफ मिल गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर पूजा का भूत एक रोशनी में गायब हो जाता है।